दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज को और यहाँ के इस जो इवेंट हुई और उसमें सब लोगों ने जो अपनी सहभागिता की, आप सबको भी जो उससे बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जो पुरस्कार भी जिनको दिए जाएंगे उनको विशेष रूप से मैं एक अवसर समझता हूँ इसको आप लोगों के साथ ही संवाद कर। और इस संवाद में ऐसा नहीं है कि मैं उम्र में कुछ बड़ा हूँ तो हम कुछ देते ही हैं, मैं भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखता हूँ। राज से बैठे हुए लोगों से भी सीखते हैं, आप लोगों से भी सीखते हैं। ये जो आज का ये अवसर है, इसमें आप लेखन के आनंद की बात कर रहे हो। तो एक लेखक के रूप में मुझे लगता है कि लेखन अपने आप में एक आनंद है, और वो आनंद, वो जॉय, उसको अलग अलग तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। कोई एक उसकी डेफिनेशन नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अपने तरह से आनंद को परिभाषित करेगा। और इस आनंद में हम बहुत, एक लेखक के रूप बहुत तरह से लिखते हैं। हम कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और बहुत सारे चीजें, और हम अलग अलग विषयों पर लिखते हैं। और मैं कम से कम ऐसा महसूस करता हूं कि जब तक हम किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में हम उतरेंगे नहीं, उसमें उसका आनंद नहीं लेंगे, तब तक हम लिख नहीं सकते। और ये आनंद, कई बार हम ऐसी चीजों को लिखते हैं जो हमें पीड़ा देती है, उस पीड़ा का एक अपना आनंद होता है। आनंद होता है अपने अंदर उतरना, अपने अंदर उतरना, या जिसके विषय में लिख रहे उसके अंदर उतर जाना। और ये उतरने के लिए जरूरी होता है अपने अंदर प्रेम पैदा कर देना। वो प्रेम अपने प्रति भी, प्रेम उस विषय के प्रति भी, उस व्यक्ति, घटनाओं के प्रति भी। जहां प्रेम होगा वहां आनंद होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां आनंद नहीं होगा। दुनिया में हम देखते हैं कई तरह के असंतोष हैं। दो देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं, युद्ध नहीं हो रहे तो टकराव हो रहे हैं। कई तरह के वैचारिक विस्फोट हो रहे हैं, शोषण है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, फरेब है, बहुत तरह की चीजें हैं, धोखे हैं, छद्म है, सब कुछ है दुनिया में। और ये इसलिए है क्योंकि प्रेम नहीं है। ये इस बात को हमें बताते हैं। प्रेम होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी। जहां प्रेम होगा वहां असमानता नहीं होगी। जहां प्रेम होगा वो वहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में किस तरह का भेदभाव नहीं करेगा, सब रहेंगे साथ के साथ। तो मुझे लगता है कि साहित्य का आधार प्रेम है, क्योंकि मैं साहित्य को मनुष्यता की पाठशाला के रूप में मानता हूं। कि साहित्य का काम होता है कि हम कैसे समाज को मानवीय बनाएं, जहां जहां अमानवीयताएं हैं हम उनको छोड़ करें, उनसे मुक्त होने के लिए प्रेरित करें। साहित्यकार के हाथ में कोई तलवार नहीं होती, या कोई ना कोई उसके पास कोई ताकत होती है तो वो बदल सकता है चीजों को। वो बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है, वो बदलने के लिए माहौल बनाने में मदद कर सकता है। ये हम साहित्य, तो यही कोशिश है, यही हमारा आनंद है। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जो मैं लिखता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, उस पढ़ने में मैं आनंद लेता हूं। जब तक हम उसमें आनंद नहीं लेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, तब तक हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, उससे हम सीख नहीं सकते हैं। एक रीडिंग लेना अलग बात है, और उसको ग्रहण करना, अपने अंदर उतारना। और
पढ़ने के साथ फिर जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है उसे फिर हम जिस तरह से हम अपने चिंतन में ढालते हैं और उसके बाद जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ें उसमें वो आनंदित करती हैं। और तभी जब एक पाठक पढ़ता है या हम भी पढ़ते हैं किसी दूसरे लेखकों की किताबें, हम उसमें आनंद लेते हैं तो वो आनंद हमको उस लेखक के आनंद के साथ चलता है कि लेखक कितना गहरा उसके अंदर उतरा है, उसने हमको अपने साथ जोड़ लिया है, अपने आप उतार लिया है। ये एक लेखक की कसौटी होती है। समय क्योंकि बहुत कम है, मुझे कहा गया कि 20 मिनट में अपनी बात कहनी है, स्वाभाविक भी है, आप लोगों को भी जानना है। और ये क्योंकि अब है तो किस तरह से आनंद लेते हैं, अभी उन्होंने कविताएं सुनाई हैं और मैंने शायद यहाँ कॉलेज में आया कितनी बार हूँ, शायद कविताएं नहीं सुनाई है। तो आज मैं भी चाहता हूँ अपनी 2-3 कविताएं मैं आप लोगों को सुना दूँ, उससे आपको मेरे पता लगेगा। एक छोटी सी कविता है, आदमी और कविता, ये टाइटल है उसका। क्यों नहीं चलते साथ साथ आदमी और कविता। जहां कविता है वहां आदमी नहीं है, जहां आदमी है वहां नहीं है कविता। बनी रहती है दूरी दोनों के बीच, कब तक खड़े रहेंगे अवरोध बनकर कविता और आदमी के बीच। भारी भारी सिद्धांत, विचार और शब्द बनाते रहेंगे शुष्क और संवेदनहीन आदमी को। कहीं तो कोई जगह हो वादों विवादों की इस दुनिया में, जहां एक आदमी कर सके संवाद दूसरे आदमी से, समझें वे एक दूसरे की संवेदना, बांटें एक दूसरे का दर्द। तमाम विभेदों से ऊपर उठ केवल आदमी बनकर मनुष्यता के आवेग और संवेदना के संवेग से अलग और क्या है कविता। फिर क्यों नहीं जुड़ते परस्पर कविता और आदमी, आदमी और कविता। वाह, बहुत एक कविता है नीम। गांव में पेड़ होता, हमारे मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ था, तो ये उसी के ऊपर एक कविता है। बचपन से साथ साथ बड़े हुए मैं और हमारे घर के आंगन में खड़ा नीम का पेड़। पाला था मैंने बरसात के मौसम में, टूटे कच्चे घर के मलबे में उग आए उस नीम को। सुबह को सोकर उठता तो सबसे पहले जाकर अपनी नीम को देखता। स्कूल से लौट कर आता तो बस्ता फेंक कर सीधा नीम के पास जाता, उसके पास बैठता, उसे छूता, सहलाता, उसके आसपास उग आए घास के पौधों को उखाड़ कर फेंकता। थोड़ा बड़ा हुआ नीम तो रोक दिया उसे पिताजी ने आंगन के बीचों बीच। पहले मैं उससे बड़ा था, फिर वह मुझसे बड़ा हो गया। कितनी सुंदर। और कुछ ही सालों में पूरा दरख्त बन गया। इसी नीम के नीचे टीबी से ग्रसित अपनी पसलियों को लिए बैठे रहते थे मेरे पिता। बहुत सुंदर। वहीं से उठी थी उनकी अर्थी, विलाप करती रह गई थी माँ। थोड़ी थी उसने अपने हाथों की चूड़ियां। परिवार के हर दुख दर्द और संघर्ष का भागीदार रहा ये नीम। परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य जैसा, दूसरे सदस्यों से ज्यादा चौकन्ना और वफादार। चोर घुस आए थे एक रात घर में, जब सो रहे थे सब गहरी नींद में, तो अपने पत्ते फड़फड़ाकर नीम ने ही मचाया था शोर। नीम ने ही मचाया था शोर और भाग गए थे चोर उल्टे पांव। मजदूरी करने जाती थी मेरी माँ तो छोटे छोटे बहन भाइयों को लेकर बैठा रहता था अपनी छाव में। बहनों ने झूलना चाहा सावन में तो अपनी बाहें फैला दी उसने झूला डालने को। किसी को दातुन की जरूरत पड़ी या कोई अन्य आवश्यकता, बेहिचक बिना किसी प्रतिकार के दे दी नीम ने अपनी टहनियां। आर्थिक तंगी के दौर में ईंधन नहीं था जब घर में चूल्हा जलाने को, तो अपना एक पूरा तना दे दिया था उसने खुशी खुशी। क्या बात।
उसके शरीर का वह हिस्सा आज भी ठूंठ है। बहनें विदा होकर गई जब घर से तो कम उदास नहीं हुआ था जीवन। हवा के हर झोंके के साथ देखता था वह हर बार उधर ही गई थी वे जिधर से रोती हुई सब कुछ हो गया। गर्मी की रातों में सोना चाहते थे जब छोटे भाई घर की छत पर, तो बहुत प्यार से अपनी पीठ पर बैठा कर पहुंचा देता था उनको वहां तक। बहुत खुश होता है ये जब बच्चे उसके पास आकर खेलते हैं, उसे लिपटते हैं, छूते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। चलना सीख रही थी जब मेरी बेटी अपने डगमग पांवों से, तो संभाला था उसे कितनी ही बार गिरने से सहारा देकर नींद में। वह सोती तो पंखा झलता, उसे मीठी नींद सुनाता। यह काम वह अब भी करता है। छोटे भाइयों के बच्चों को झुलाता है, खिलाता है, मीठी नींद सुनाता है। लेकिन एक एक कर परिवार के लोगों के घर छोड़कर चले जाने से कुछ अकेला और उदास रहता है। एक और दुख है उसे जिसे वह किसी को नहीं बताता है। रास नहीं आता अब किसी को उसका बढ़ना। जब भी उसकी टहनियां तनी बड़ी होती हैं काट दी जाती है, बना दिया जाता है उसे ठूंठ। जब भी मैं गांव जाता, नीम के हिलते फड़फड़ाते पत्ते मुझे अपने पास बुलाते और अपना दर्द सुनाते। पिछली बार गया था मैं गांव तो अपने कटे हाथ और ठूंठ जैसे शरीर को दिखाते हुए बयान की थी उसने अपने व्यथा। पूछा था मुझसे ये सवाल, क्या कमी रह गई मेरी वफादारी में जो मेरे साथ ऐसा सलूक होता है। निरंतर रह गया था मैं नीम के सवाल पर। आज कटा पड़ा है नीम आंगन के कोने में काठ का ढेर बनकर, और काठ बना गया है मुझे नीम का काठ होना। यहाँ बहुत सारी छात्राएं हैं, मेरी बेटी जैसी ही है। ये एक कविता मैंने, ये तमाम बेटियों पर ही है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को केंद्र में देकर लिखी। जब मैं मॉरिशस में था, बेटी यहाँ थी, तो अकेला रहता था तो याद आती। साहित्य अकेडमी पत्रिका में भेजी, उसमें तभी ये छपी। स्त्री बनती बेटी पहले जैसी नहीं रह गई अब मेरी बेटी। वह बदल रही है, पहनावा, खान पान की आदतें और स्वाद सब कुछ बदल रहा है उसका। अब वह खिलौने नहीं मांगती, न चांद को पाने की जिद करती है। गुड़िया के साथ खेलना भी उसने छोड़ दिया है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाकर सुनाने वाली मेरी बेटी अब दूसरे गीत गुनगुनाने लगी है। अब वह पहले की तरह रूठती नहीं है, न मेरे साथ ऑफिस जाने को मचलती है। चिड़ियों से भी कोई लगाव नहीं रहा अब उसका, जिनको पकड़ने के लिए घर के आंगन में अपने नन्हे नन्हे पांवों पर उन्हीं की तरह खुदकती करती थी। टीचर को चीटर और टेंगल को मेंटल कहने वाली मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। कल तक आड़ी तिरछी रेखाएं खींच खींच कर वह घर की दीवारों को रंगती थी। मुझे घोड़ा बनाकर मेरी पीठ पर सवारी करती थी। कभी शेर बनकर डराती थी, कभी दबे पांव पीछे से आकर अपने कोमल हाथ मेरी आंखों पर रख मैं कौन हूं पूछती थी। आपकी शादी की एल्बम में मैं क्यों नहीं हूं, ऐसे अटपटे सवाल करती थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। बचपन की वह चैटर बॉक्स अब बहुत कम बोलती है। ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद अपनी किताबों में खोई रहती है। बीच बीच में कंप्यूटर पर खेलती है, अपने दोस्तों से बातें करती है, कभी कभी अपनी त्वचा और बालों को संवारने पर भी ध्यान देती है। घर भर की चीजों को अस्त व्यस्त करके रखने वाली मेरी बेटी को बेतरतीब चीजें अच्छी नहीं लगती। हर चीज को साफ और सलीके से रखने की नसीहत होती है। अब अपनी पसंद भी वह मुझ पर थोपने लगी है। मुझे कब
कौन से कपड़े पहनने चाहिए वह बताती है। मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखने वाली मेरी बेटी को अब उसके साथ मेरा चलना अच्छा नहीं लगता। अब वह कहीं भी अपने आप या अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। स्कूल के आखिरी दिन साड़ी पहनकर गई तो पूरी स्त्री लगती है। धीरे धीरे वह स्त्री में तब्दील हो रही है और इस तब्दील होती स्त्री में मेरी बेटी कहीं खो रही है। कल वह किसी की पत्नी बनेगी, फिर मां बन जाएगी, मेरी बेटी मुझसे छीन जाएगी। एक और कविता सुनाता हूं और उसकी कविता का शीर्षक है मां तुम अनपढ़ गंदी गंवार जैसी भी हो मां हो। मां तुम अनपढ़ गंदी गंवार जैसी भी हो मां हो, जैसी मां होती है वात्सल्य से भरी। जैसे मेरे बेटे के लिए उसकी मॉम है, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी, वैसी ही अच्छी हो तुम मेरे लिए। कष्ट के कंटकों से लहूलुहान होते, अभाव की आंच में तपते झुलसते, बुनती रही हो तुम सदैव मेरी खुशियों के ताने बाने। मैं जहां भी होता हूं भटकती रहती है मेरे आसपास पागल सी तुम्हारी ममता। रखना चाहती हो तुम मुझे सदैव अपनी ममता की छांव में, ताकि तृप्त होती रहे मुझे देखकर तुम्हारी आंखें। लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाता। मेरी पत्नी तुमको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मेरी पत्नी तुमको बर्दाश्त नहीं करती। कारण एक तो तुम किसी काम की नहीं, व्यर्थ का बोझ हो। दूसरे तुम अकेली नहीं हो। तुम रहती हो तो तुम्हारे दूसरे बेटे बेटियों, उनके बच्चों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, जो मेरी पत्नी को अकड़ता है। उनको वह कुछ नहीं कहती, अपनी सारी खुन्नस वह मुझको या तुमको जली कटी कहकर निकालती है। मेरे बच्चों को भी तुम पसंद नहीं हो, उनके लिए तुम आउटडेटेड हो। उनमें से कोई भी 2 घड़ी तुम्हारे पास बैठने को राजी नहीं है। बदबू आती है उन्हें तुम्हारे शरीर और कपड़ों से। शायद वे अभी इस बात का मर्म नहीं जानते कि मां का आंचल सदैव ममता की खुशबू से भरा होता है, मां के शरीर से कभी बदबू नहीं आता। शायद जान भी नहीं पाएंगे वे इस मर्म को, क्योंकि तुम उनकी मां नहीं मेरी मां हो। मैं समझता हूं तुम्हारी ममता का मर्म। मुझे छींक भी आ जाए तुम परेशान हो जाती हो। मेरी छोटी सी परेशानी तुम्हारी बेचैनी का कारण बन जाती है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता पत्नी का तुम्हें कुछ भी कहना, और तुमको अच्छा नहीं लगता पत्नी के साथ मेरा झगड़ा या घर में क्लेश का होना। तब तुम ही बताओ मां, मैं क्या करूं? तुमको अपने पास कैसे रखूं? मेरी पत्नी तुमको अपने पास रखने को तैयार है, बशर्ते तुम बीड़ी ना पियो। जब जैसा भी तुम्हें खाने को मिले चुपचाप खा लो। घर की किसी चीज को हाथ न लगाओ, न किसी मामले में कुछ बोलो। मुझे यकीन है ऐसा कर लोगी तुम। लेकिन बच्चों के साथ तुम प्यार न जताओ, मुझसे भी ज्यादा बातें ना करो। कोई रिश्तेदार तुमसे मिलने में आए, तुम अपने दूर से रिश्ता तोड़ दो, अपनी ममता का गला घोट दो। शायद ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, और कर सकी तो जी नहीं पाओगे। आखिर ममता ही तो तुम्हारी पूंजी, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जीवन का स्रोत है। बिना ममता के कैसे जी सकती है कोई मां? यह तुम्हारी ममता ही है कि बेशक तुम गांव में रहती हो, दूर हूं मैं तुम्हारी आंखों से, तो भी तुम्हारी आंखों में बसा रहता हूं। बात करता हूं जब भी तुमसे फोन पर, तुम्हारी आवाज बता देती है कि तुम्हारे आंचल में दूध उतरता है। बात करता हूं जब भी तुमसे फोन पर, तुम्हारी आवाज बता देती है कि तुम्हारे आंचल में दूध उतर आता है, और फूल बुलाने लगता हूं मैं तुम्हारी ओर में। धन्यवाद।